जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अमेरिका ये चाहता था कि विश्व की जो स्थिति है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो चेंज हो जाए। जिस प्रकार से चीन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि चीन अपने को मजबूत बनाए विश्व परिवेश में, और अमेरिका को आंखें दिखाना भी शुरू कर दिया था, तो अमेरिका को खतरा पैदा हो गया था। अमेरिका को यह लगने लगा था कि जिस प्रकार से अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में चीन का बहुत बड़ा भागीदारी है, और अगर चीन जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसने पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजा दिया है, कम दाम पर चीजें बनाकर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके, कमजोर करके, उसे कंट्रोल में रख के और मास प्रोडक्शन करके जिस प्रकार के विश्व के सभी देशों को अपने ऊपर निर्भर कर दिया है, यहां तक कि अमेरिका को भी निर्भर कर दिया है कि अमेरिका जहां सैन्य सामग्री में तो वर्ल्ड का लीडर माना जा सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजों पे ऐसा उसने अपना प्रभुत्व बना लिया है कि अमेरिका भी अब चाइना को चैलेंज नहीं कर सकता। और ये बात अमेरिका को समझ में आ रही थी। अमेरिका को यह समझ में आ रहा था कि चीन एक व्यूह रचना कर रहा है, ब्रिक कंट्रीज के माध्यम से व्यूह रचना कर रहा है, जिसके अंदर ब्राजील है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, चाइना है, व्यू रचना कर रहा है। और इस बात का भी फायदा उठा रहा है कि इस वर्ष ब्रिक कंट्रीज की जो चेयरमैनशिप है वो भारतवर्ष के पास है, और चीन इसका फायदा उठा रहा था। आपको याद होगा, पहले ब्रिक कंट्रीज के अंदर यह निर्णय लिया जा रहा था कि डॉलर का जो प्रभुत्व है विश्व बाजार के अंदर, कि हर इंटरनेशनल कमोडिटी का जो व्यवहार होता है वो डॉलर के अंदर होता है, उसको चैलेंज किया जाए। और भारत भी उसके अंदर इंटरेस्टेड था, चाइना भी था, रशिया भी था और ब्राजील भी था। अमेरिका को खतरा पैदा हो रहा था। और आपको पहले ही जैसे मैंने बताया कि अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो सैन्य शक्ति में है, सैन्य शक्ति के उत्पादन में वो नंबर 1 है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना आज के तारीख में सुपर पावर बन चुका है। ये खतरा था क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि इस सब कॉन्टिनेंट में जहां चाइना ने अपना प्रभुत्व बना लिया है, नेपाल के अंदर भी जो सरकार थी वो चीन प्रभुत्व वाली थी, और पाकिस्तान के ऊपर भी चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा था, म्यांमार में भी था। तो धीरे धीरे करके अमेरिका ने भारतवर्ष के चारों तरफ और चीन के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर अपना अधिकार बढ़ाना शुरू किया। पाकिस्तान में अपनी परत सरकार बनाई, श्रीलंका में अपनी परत सरकार बनाई, बांग्लादेश में अपनी परत सरकार बनाई, नेपाल में अपनी परत सरकार बनाई, और चीन के और भारत, चाइना, रशिया के ब्रिक कंट्रीज को मजबूत बना के चाइना को चैलेंज करने की, और क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति का भंडार था, और इजराइल क्योंकि ये चाहता था कि गल्फ कंट्रीज के उस एरिया के अंदर वो अपना प्रभुत्व कायम करे, और जितने भी अमेरिका समर्थित देश हैं, मुस्लिम देश हैं उस क्षेत्र में, चाहे वो बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, उन सब के अंदर इजराइल चाहता था कि मैं एक सुपर पावर बन के रहूं और इस पूरे क्षेत्र में मेरा कंट्रोल रहे, जहां भी उसको चैलेंज कर रहा था ईरान। तो जैसे इन्होंने, अमेरिका और इजराइल ने एक षड्यंत्र रचा था, ये बता करके इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं, और लीबिया एक गलत शक्ति की तरह उभर रहा है। उन्होंने लीबिया में भी कर्नल कदाफी को मारा, और उसके बाद सद्दाम हुसैन को भी इराक के अंदर मारा। लेकिन एक ही आंख में नासूर की तरह उन्हें चुभ रहा था, वो ईरान था। और ईरान बड़ा देश था, और ईरान को रूस और अमेरिका का साथ था, और वो सार्क कंट्रीज का, ब्रिक कंट्रीज का भागीदार भी था। अमेरिका ने पहले ब्राजील और भारतवर्ष के ऊपर हाईएस्ट टैरिफ लगाया, उनको दबाव में लिया, भारत के माननीय प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में किया। किस वजह से किया, कैसे किया, वो रहस्य हो सकता है आज ना खुले कल खुले, लेकिन कभी ना कभी तो खुलेगा। क्या कारण है कि भारत ने रूस जैसे पुराने मित्र को छोड़ दिया, ईरान जैसे पुराने मित्र को छोड़ दिया,
ये दोनों कंट्री जो हमको सस्ता कच्चा तेल दे रहे थे और रुपए के बदले दे रहे थे, डिस्काउंट पे दे रहे थे, वहां से तेल लेना बंद कर दिया। ईरान से तो बिल्कुल बंद कर दिया और रूस से भी लेना कम कर दिया अमेरिका के दबाव में। लेकिन अमेरिका और इजराइल फंस गए वहां पर जब उन्होंने ईरान की शक्ति को आंकने में गलती कर दी। इजराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, आपको पता है 21 दिन पहले। ईरान के जो अयतुल्ला खामेनी साहब थे, उनकी हत्या कर दी, उनके 40 कमांडर्स की हत्या कर दी। उन्होंने सोचा था कि जब उनका टॉप खत्म कर देंगे हम तो ईरान उसके बाद ढह ढहा जाएगा। ईरान नहीं ढहा। उन्होंने पता था उन्होंने कि इस प्रकार का आक्रमण उनके ऊपर होने वाला है, पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन ऑफ डिफेंस उन्होंने बना रखा था और उन्होंने तुरंत काउंटर अटैक किया। और काउंटर अटैक की वो स्थिति बन गई आज की तारीख में या वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी ईरानियन ड्रोन्स दिखाई पड़ने लगे और अमेरिकन जो इनर सर्कल था डोनाल्ड ट्रंप का, उसके अंदर भी मतभेद पैदा होने शुरू हो गए। एक साहब तो पहले ही एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, जिस बहाने आपने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसके आपके लिए कोई खतरा नहीं था। और एक प्रकार से इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया है। अमेरिका को और झटका तब लगा जब यूरोप के सारे देशों ने और जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सारे देशों ने, जब अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपील की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आप अपने युद्ध वाहन भेजें जिससे हम उसके ऊपर कब्जा कर सकें और ईरान का प्रभुत्व खत्म करें, सबने उसे मना कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप वहां भी एक चाल चल रहे थे कि अपने तो जो बड़े बड़े उनके लड़ने के विमान थे उनको पीछे हटा रहे थे और चाह रहे थे कि यूरोप वहां पे आके उलझ जाए। कोई नहीं उलझा, सब पीछे हट गए। और ईरान ने जिस प्रकार से, जब इजराइल ने ईरान के तेल भंडारों पर अटैक करना शुरू किया तो ईरान ने भी अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं, सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मैंने एक प्रकार से एक मास डिस्ट्रक्शन का दृश्य पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर दिखाई पड़ने लगा और जो क्रूड ऑयल $60 पर बैरल के रेट पे था वो बढ़ के $110-115 पहुंच गया। रुपए की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और जो 90 रुपए का एक डॉलर था 93 रुपए का हो गया। तो हमारे देश के बच्चे जो विदेश पढ़ने जाते हैं या टूरिज्म के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, उनके लिए जाना मुश्किल हो गया। और हमारे देश के अंदर क्योंकि आयात बहुत ज्यादा होता है और क्योंकि डॉलर की सुप्रीमेसी है तो हर चीज का व्यापार डॉलर के अंदर होता है और क्योंकि तेल के दाम बढ़ने लगे और तेल के हम बहुत बड़े आयातक थे तो हमें और ज्यादा डॉलर खरीदने के लिए रुपए खर्च करने पड़े। और जितना ज्यादा आप डॉलर को खरीदेंगे, जितना ज्यादा आप डॉलर की डिमांड बढ़ाएंगे, डॉलर उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आपके रुपया कमजोर होता जाएगा। ये होने लगा और रोज इतना ज्यादा कमजोर होने लगा, रुपया की 93.2 और 93.5 के लेवल पे हो गया। तो परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति पूरे विश्व की खराब होने लगी और सारे आर्थिक विश्लेषक और पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि अगर ये मार्च एंड तक भी ये युद्ध चलता रहा तो बहुत बड़ा एक डिप्रेशन मार्केट के अंदर आने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो आपकी EMIs बढ़ने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। भारत के अंदर क्योंकि जो सारा का सारा अटैक था वो ऑयल सप्लाईज पे उतना ज्यादा नहीं था लेकिन गैस सप्लाई पे बहुत ज्यादा था और गैस का भारत के अंदर किल्लत होने लगी और आपने देखा बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगी, होटल रेस्टोरेंट बंद होने लगे। और क्योंकि मार्च का महीना है, अगले 2-3 महीने टूरिज्म के लिए पीक पीरियड हमारे यहाँ गर्मी में होता है, जो पर्यटक स्थल होते हैं उनके लिए, कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या माउंट आबू हो या ये सारे क्षेत्रों के अंदर, तो वहां भी ये लगने लगा होटल रेस्टोरेंट अगर बंद हो जाएंगे और लोग ऐसी अनसर्टेनिटी की स्थिति में टूरिज्म के लिए, पिलग्रिमेज के लिए नहीं निकलते हैं तो टूरिज्म का सेशन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और गल्फ कंट्रीज में अगर 15 दिन यह युद्ध चल गया तो उसके बाद बिटुमेन की भी कमी हो जाएगी, फर्टिलाइजर की भी कमी हो जाएगी और बहुत तरह की समस्याओं का मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चीन, आप देखिए, इस पूरे परिदृश्य में जो अमेरिका ने सोचा था कि वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देगा, एक सुपर पावर बन के खड़ा हो जाएगा, यूरोप उसके साथ खड़ा हो जाएगा, इंडिया उसके साथ खड़ा हो गया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने तो उसका छोड़ ही दिया और भारत को भी उसने लपेटे में ले लिया क्योंकि भारत ने अपने पुराने मित्र ईरान को छोड़कर
एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मुंह से तो नहीं बोला लेकिन अमेरिका के साथ ही खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, इस युद्ध में चीन का देखिए, आज के तारीख में एक ही देश ऐसा है जो बिल्कुल अप्रभावित है जितने भी युद्ध हो रहे हैं। रूस यूक्रेन से जूझ रहा है, अमेरिका इजराइल गल्फ कंट्री ईरान से झेल रहे हैं, और चीन पे केवल दुष्प्रभाव अगर पड़ सकता था अगर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के तेल भंडारों पे अटैक हो गया होता। लेकिन रूस इज ए सुपीरियर पावर देन यूक्रेन, उसने यूक्रेन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, और यूक्रेन भी लड़ इसलिए पा रहा है कि यूरोप उसके पीछे खड़ा हुआ है। अगर यूरोप यूक्रेन के पीछे ना खड़ा होता तो यूक्रेन भी अभी तक निबट गया होता, और ईरान भी अभी तक निबट गया होता अगर उसके साथ चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया ना खड़े होते। तो अभी तक तो ये स्थिति थी कि रशिया की इकोनॉमिक पावर जो थी वो डैमेज हो रही थी, क्योंकि वो यूक्रेन से 4 साल से उलझा हुआ है। उसके तेल की खरीद पर भारत के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने का प्रयास किया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ईरान से भी हम तेल नहीं खरीद सकते, रशिया से भी हम तेल नहीं खरीद सकते, तो दोनों की इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास किया। लेकिन आज के तारीख में क्योंकि अमेरिका भी इसमें उलझ गया और ईरान ने ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाए जो $20,000 में बन जाते हैं, और उनको नष्ट करने के लिए अमेरिका इजराइल ने $2-2 मिलियन के एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो मतलब जिस चीज 20,000 में ईरान बनाता है उसको खत्म करने में लाखों डॉलर के मिसाइल्स यूज करने पड़ रहे हैं अमेरिका को, और उसकी कमी पड़नी शुरू हो गई। यहाँ पे जो ईरान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर थी उसको इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो डेली हजारों हजारों मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है, और उसके बाद तुर्की का, रूस का और चीन की टेक्नोलॉजी भी उसके साथ खड़ी हुई है। तो रशिया की भी इकोनॉमी हर्ट हो गई, अमेरिका भी इकोनॉमी हर्ट हो गई। केवल एक कंट्री ऐसा है जिसकी इकोनॉमी हर्ट नहीं हुई थी, वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि उसने इकोनॉमिक सुपर पावर आपको बनाया था, तो दो ऐसी शक्तियां जो बड़ी बड़ी शक्तियां था वो तो युद्ध में उलझ गई, और चीन ही एक ऐसा कंट्री है। अच्छा, चीन को नुकसान पहुंच सकता था अगर उसको तेल ना मिलता, क्योंकि वो तेल का बहुत बड़ा आयातक है, भारत भी बहुत बड़ा आयातक है। हमें तो इफेक्ट हो गया क्योंकि रशिया ने हमको जो डिस्काउंट पे तेल देता था उसको तेल देने में से इनकार किया, कहा कि हम अब आपको प्रीमियम पे तेल देंगे, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान को उसने डिस्काउंट पे तेल देना शुरू कर दिया। लेकिन रशिया ने चाइना को डिस्काउंट पे तेल देना जारी रखा और युआन में तेल देना जारी रखा, और ईरान ने भी कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर जो शिप्स जाते हैं उनको हम केवल चीन, रूस और बांग्लादेश के शिप्स को जाने देंगे। तो वहां पे चाइना को डबल एडवांटेज हो गया, तेल भी सस्ता मिला और रास्ता भी मिल गया, और भारत को मुश्किल हो गई, तेल भी सस्ता नहीं मिला और रास्ता भी नहीं मिला। रास्ता केवल 2 शिप्स को मिला, लेकिन जो 40-50 शिप्स हमारी वहां खड़ी हैं उनको ईरान, अब तो ईरान ये भी कह रहा है जो भी शिप क्रॉस करेगी उससे हम टोल लेंगे तो और ज्यादा तेल के दाम बढ़ जाएंगे भारत के अंदर, और ज्यादा विभीषिका खड़ी हो जाएगी। तो जिस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का अमेरिका प्रयास कर रहा था वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो क्रम चाहता था कि अमेरिका वो नंबर 1 बन जाए और चाइना को चैलेंज कर दे और पूरा गल्फ कंट्रीज पर इजराइल और अमेरिका का कंट्रोल हो जाए, उसमें अपने चाइना ने शांत रह के जिस प्रकार से केवल देखते हुए, इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करते हुए और रशिया को सपोर्ट करते हुए एक ऐसा त्रिगुट बना लिया जिसके अंदर ईरान, रशिया और चाइना ने चेकमेट कर दिया इजराइल और अमेरिका को, और यूरोप ने अमेरिका का साथ देना नहीं उचित समझा। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, चाहता हूं मैं ऐसा ना हो, क्योंकि चाइना एक भारत की एक विरोधी शक्ति है, और इस सब कॉन्टिनेंट में भारत ही एक ऐसा है जो चाइना को चैलेंज कर सकता है। लेकिन अमेरिका और इसराइल की मूर्खता से जिस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका लीडरशिप लेना चाहता था वो लीडरशिप चाहते न चाहते हुए चाइना के पास जा रही है, ये मुझे खतरा नजर आता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।